इनसाइड इज जीरो। अंदर चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज जो है सर वो कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये बात जो है आपको बतानी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लेक्स कितना है, जीरो के अंदर चार्ज नहीं था, चार्ज था लेकिन जितना प्लस था उतना क्या था, माइनस। नेट चार्ज कितना था, जीरो। ये बात जो है सर वो समझ ली। आगे ये बात क्लियर। चलिए, तो अगला जो काम है वो हमारे पास क्या बनता है, गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। गॉस थ्योरम क्या है, क्या कहती है, क्या इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। अब ये लास्ट टॉपिक इस वाले चैप्टर का रह गया है, इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। तो नाम जो है वो हेडिंग डाल लेंगे, काम करना है गॉस थ्योरम। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है सर, गॉस थ्योरम है। क्या कहती है उसके बारे में लिख लेंगे, और इसके आज बहुत बेसिक से सवाल जो हैं वो हमने लगाने हैं कि चीजें जो हैं वो आपके पास क्या कुछ है। नाम है सर, और नाम क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम है क्या, इसके बेसिस पे क्या क्या छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन रहे हैं पहले वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में 3 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है वो क्या कुछ करनी है। ठीक है, लिखेंगे क्या इसके अंदर, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, उतार लेंगे इस बात को बेशक से साथ के साथ, गॉस थ्योरम वाली चीजें जो हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ closed loop is 1 by epsilon naught times net charge enclosed by it, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई इट। ये काम जो है ना वो हमने करना है सर, समझेंगे ध्यान से कि चीजें क्या हैं, क्या कुछ आपने करना है, इस बात पे ध्यान देंगे। एक बार इस बात को उतार लो कि गॉस थ्योरम है क्या, फिर इसके बेसिस पे बहुत शानदार काम जो है वो आज हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से उसको देख रहे होंगे। ठीक है, कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ गिवन है, गॉस थ्योरम। मतलब कि अगर इससे पहले का कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। इन पे बहुत अच्छे से आपने ध्यान जो है ना वो देना है। ठीक है, गॉस थ्योरम के बारे में बात करनी है, इस थ्योरम ने क्या कहा है वो हमने लिख दिया है, अब इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वर्ड जो है सर वो सबसे पहले क्या दिखा रखा है, जो जो शब्द हमें कह रखे हैं उनके बारे में अगर हम बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले नाम दे रखा है सरफेस। ठीक है, एक जो वर्ड है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रल, फिर जो नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। सरफेस, सरफेस को लिखा जाता है डीएस से। डीएस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया आपके पास है। सरफेस इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन का साइन आपने लगा लिया। इंटीग्रल का क्या मतलब है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को किससे लिखा जाता है, डीएस से। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का साइन। किसका इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड हो गया हमारे पास, और ये जो है सरफेस, सरफेस का मतलब क्या हो गया, डीएस। सरफेस का मतलब डीएस है, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का साइन। किसका इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओवर अ क्लोज लूप। क्लोज लूप के इस तरीके से आपने दिखा दिया, और ये बराबर होता है किसके बराबर है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ये बात जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पे अब हम ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, कि कंसेप्ट जो है वो क्या करना है, हर एक वर्ड का मतलब है, क्या क्या मतलब है सर वो जान लेते हैं। कि एक वर्ड जो है सर सबसे पहले क्या दे रखा है, इन सरफेस। सरफेस का मतलब क्या है, ये डीएस, सरफेस एरिया से रिलेटेड है। दूसरा जो शब्द है सर वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल। तो ये एक नाम जो है वो इंटीग्रेशन का सिंबल आपने बना दिया। किसका इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना लिया। क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, उसके लिए अभी बस ये माने कि आपने ये क्लोज फिगर जो है ना वो बना दिया। मतलब क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ। किसके बराबर होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ द नेट चार्ज, ये काम जो है ना वो हमने पढ़ना है। ये गॉस थ्योरम है, इस पे आप सभी ध्यान देंगे। अभी पहले आप एक बार इसको उतार लें, उतारने के बाद जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हेडिंग डालनी है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने कहा क्या है, गॉस थ्योरम ने कहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ये बात जो है ना वो आपने उतारनी है। अब इसको सीखना है हमने कि कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्या कुछ है। सरफेस का मतलब सरफेस एरिया से है। ठीक है, एरिया वाइज काम हम कर रहे होंगे, जिसको हमने किससे लिख दिया है यहाँ पे, डीएस से।
इंटीग्रल का मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब ये जो है ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेंगे। क्लोज लूप का मतलब जैसे ये कमरा जो है वो हमारा क्या है, क्यूबिकल शेप मान लेता हूं या क्यूबोइडल मान लेता हूं, और ये कैसा है सर, क्लोज्ड है। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए या हम क्लोज बॉडी के लिए लगा रहे होंगे, ठीक है। किसके बराबर होता है, ईडीएस बराबर है क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पिछले वाले फॉर्मूले के अनुसार बात करें तो हमने एक काम पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया जो है सर वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर, फाई के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, छोटा एरिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल बन जाएगा। तो ये ईडीएस जो है सर इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता कर लिया कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, फ्लक्स का फॉर्मूला है नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मतलब कि हमने गोस थ्योरम क्यों पढ़ी है, हमने गोस थ्योरम इसलिए पढ़ी है ताकि हम क्या निकाल सकें, फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है सर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब कि फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, और दूसरा फॉर्मूला जो है फ्लक्स का जो हमने आज पढ़ा वो किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। बहुत सारे सवाल हमने जैसे पहले पढ़े भी थे जिनमें नेट चार्ज बताना था, नेट चार्ज अगर बताना है तो एप्सिलॉन नॉट को कहां भेज दिया था, मल्टीप्लाई में। तो नेट चार्ज अगर बताना है तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फाई, और फाई मल्टीप्लाई बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। कि नेट चार्ज मुझे बताना है तो सर नेट चार्ज क्या होगा, जो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है सर वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई। कब, अब तक का जो काम है उसमें हमने क्या पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, अंदर जो चार्ज पड़ा है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये वाला पोर्शन उतार चुके, इसके बेसिस पे हम लगातार सवाल कर रहे होंगे बचे हुए टाइम में, ठीक है। यहां तक की बातें सारी उतार ली हैं आपने, लिखना शुरू करें एक बात, ये उतार लिया, करें इसको, उतारें एक बार फिर लिखेंगे आगे जो है। ये काम जो वो हमने पढ़ लेना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस का मतलब एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल इंटीग्रेशन क्या वैल्यू देगा, फ्लक्स की, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आज सारा का सारा काम बस एकमात्र इस फॉर्मूले पे होगा कि फ्लक्स, फ्लक्स किसके बराबर है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये काम जो है ना वो हमने पढ़ना है, ठीक है। उतार चुके इतनी बात को, लिखना शुरू करें। फिर एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई ने कई बार पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, अ सरफेस encloses an, a surface encloses an electric dipole, a surface encloses an electric dipole, surface encloses an electric dipole, a surface encloses an electric dipole. What is the net flux, what is the net flux through it, what is the net flux through it। एक सरफेस है और वो सरफेस जो है उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक सरफेस आपको गिवन है, और सरफेस के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हम सब जानते हैं सर कि एक चार्ज जो है वो कैसा है, प्लस क्यू, और एक जो चार्ज है सर वो कैसा है, माइनस क्यू। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। सरफेस के अंदर किसको रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। सरफेस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज कैसा, माइनस क्यू। मेरा जो काम है सर, मुझे क्या बताना है, आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स। मुझे इससे क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। ध्यान से समझे क्या बताना है। फ्लक्स का फॉर्मूला गोस थ्योरम ने क्या बताया था, नेट चार्ज और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये काम जो है वो आपने करना है। हमारा पर्पस है फ्लक्स बताना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज में अगर मैं बात करता हूं, एक चार्ज किसका है, प्लस क्यू, और दूसरे वाला चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाई कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू करूंगा तो सर कितना हो गया, 0। तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान पहला सवाल ये था कि काम जो वो क्या करना है, एक सरफेस आपको गिवन है, सरफेस के अंदर क्या पड़ी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का सर क्या मतलब होता है कि एक चार्ज प्लस क्यू तो दूसरा चार्ज कितना, माइनस क्यू। जितना एक चार्ज प्लस में है उतना ही एक चार्ज किस में है, माइनस में। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज कैसा, प्लस क्यू, एक चार्ज कैसा, माइनस क्यू, डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स भी सर कितना है, 0। तो फ्लक्स का आंसर आ गया कि फ्लक्स की वैल्यू जो है, फ्लक्स की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई,
जीरो। पहले इस वाली बात को उतारो, फिर इसके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स जो है सर वो हमारे पास कितना आ गया, फ्लक्स बराबर आ गया जीरो के। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला जो गोस थ्योरम से पढ़ा है वो किसके बराबर है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। कैसे, क्योंकि एक चार्ज प्लस क्यू तो दूसरा कितना माइनस क्यू, जितना प्लस में है उतना ही किस में है, माइनस में। तो नेट आंसर तो कितना ही आ जाएगा, तो फ्लक्स आंसर आ गया जीरो के बराबर, कि फ्लक्स की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, जीरो। अब जो काम करना है उस पर ध्यान दें, ठीक है। अब फ्लक्स कितना है, जीरो। क्या अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा था, चार्ज तो है, लेकिन नेट चार्ज कितना है, जीरो, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एक बात कहता हूं अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, ठीक है। नोट बना के ये बात लिख लेंगे कि फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, नोट बनाएं और उसके अंदर लिखें फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इफ फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज जीरो, if flux through a surface is zero, that does not mean that there is no charge inside, that does not mean there is no charge inside। कि फ्लक्स एक बॉडी का अगर जीरो है तो इस बात का बिल्कुल ही ये मतलब नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है। That does not mean there is no charge inside. There may be charge. There may be charge, but there may be charge. There may be charge, but net charge inside is zero. अंदर चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज जो है सर वो कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये बात जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गई है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लक्स कितना है, जीरो। क्या अंदर चार्ज नहीं था, चार्ज था, लेकिन जितना प्लस था उतना ही क्या था, माइनस। नेट चार्ज कितना था, जीरो। ये बात जो है ना सर वो हमने समझ ली। आगे ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट जो काम है फिर उस पर ध्यान देंगे। लिखें फाइंड द फ्लक्स, सेकेंड क्वेश्चन लिखें फाइंड द फ्लक्स इन द गिवन फिगर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में फ्लक्स जो है वो आपने बताना है कि इस फिगर में फ्लक्स जो है वो कितना है, ये आपका सवाल है। फाइंड द फ्लक्स इन द गिवन फिगर। फाइंड द फ्लक्स इन द गिवन फिगर। आपने फ्लक्स जो है वो बताना है कि इस फिगर में फ्लक्स कितना होगा। चलिए, आपने फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू बतानी है कि इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। फाइंड द फ्लक्स, आपका पर्पस है कि आपने क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला है नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा काम है कि मेरा जो पर्पस है वो क्या बताना है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो नेट चार्ज है, अंदर नेट चार्ज एनक्लोज लिख लो, बल्कि नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे ध्यान दें, चीजों को समझें थोड़ा सा कि हमने जो काम करना है सर वो क्या करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो चार्ज है, एक चार्ज कितना है 2q, एक कितना है 3q, और एक कितना है माइनस का 4q। तो नेट चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेट चार्ज जो है सर एक कितना है 2q, प्लस कितना है 3q, माइनस कितना है 4q। एक चार्ज 2q है, एक 3q है, एक कितना है माइनस का 4q, डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो 5 में से 4 गया तो कितना रह गया, q। तो आंसर कितना आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये जो है नोट बना के एक चीज इसके अंदर लिखें कि फ्लक्स, ये वाली बात उतारने के बाद कि जब इसका ये फ्लक्स जो है वो हम उतार लेंगे कि q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सर ये अंदर वाले चार्ज तो सारे लिए जा रहे हैं, बाहर जो चार्ज पड़ा है उसकी कोई गिनती नहीं है। ये 7q बाहर पड़ा है, यहाँ पे 8q बाहर पड़ा है, यहाँ पे 10q बाहर पड़ा है, तो इनका जो है वो फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है। लिखेंगे इस बात को, फ्लक्स थ्रू अ बॉडी इज, फ्लक्स थ्रू अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स थ्रू अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, flux through a body is independent of charge lying
आउटसाइड द सरफेस, चार्ज लाइंग आउटसाइड द सरफेस, जो चार्ज सरफेस के कहां पड़ा है, बाहर, उसका हमारे फ्लक्स पे कोई योगदान नहीं है। फ्लक्स पे योगदान कौन सा है, जो अंदर है। बाहर चाहे लाख माया पड़ी है सर, कोई फायदा नहीं है। अंदर क्या है वो मैटर कर रहा है। समझ आ गई ये बातें आपको? ठीक है, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला जो है ना इस तरीके से पढ़ा। नेक्स्ट जो काम करना है, ठीक है, इस तरीके से दो सरफेसेस हमें दिखा रखे हैं। एक जो सरफेस है वो सरफेस नंबर 1 है, ये वाला सरफेस सरफेस नंबर 1 है, ये वाला सरफेस नंबर 2 है। यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है 3q, और इस सेकंड वाले के अंदर चार्ज जो पड़ा है वो कितना है, 5q। ठीक है, एक अंदर वाला है और एक कौन सा है, बाहर वाला। इनके फ्लक्स का रेशियो बताना है कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पहले वाले से डिवाइडेड बाई फ्लक्स थ्रू सेकंड दूसरे वाले से, इन फ्लक्स का रेशियो जो है सर वो क्या होगा, ये आपका सवाल है। कि अंदर एक सरफेस है जो कितना चार्ज लिया हुआ है 3q, बाहर एक सरफेस है जिसके अंदर चार्ज कितना है 5q, 1 और 2 के फ्लक्स का रेशियो बता दो कि फ्लक्स का रेशियो क्या होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो काम जो है वो क्या करना है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले के अंदर जो चार्ज है वो कितना है 3q डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। नीचे सेकंड वाले में ये 5q तो इसके अंदर है ही, लेकिन ये फर्स्ट वाला भी कहाँ है, इसी के अंदर ही है। तो ये जो है टोटल अगर लूंगा तो ये कितना हो गया 3q प्लस कितना और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ध्यान से समझें इस बात को कि अगर इस सेकंड वाले सरफेस पे चार्ज बताना है तो सेकंड के अंदर 5q तो है ही, इसके ही अंदर जो है वो कौन अवेलेबल है 3q, क्योंकि इस पूरे सेकंड वाले के अंदर कौन कौन है 3q है और कितना है 5q है। ये काम कर लिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये आंसर जो है सर वो कितना है 3q डिवाइडेड बाई कितना 8q। 8q से सर ये q से q कट जाएगा, तो इनका रेशियो जो है सर वो कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 8। इनका जो आंसर है सर वो कितना आ गया 3/8। अंदर जो चार्ज है वो कितना 3q, टोटल बाहर वाले में 3q और 5q कितना हो गया 8q, q से q गया तो आंसर कितना आ गया 3/8। इंपॉर्टेंट सवाल है, उतारो इसको, फिर आगे चल रहे होंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। क्या, हाँ ये फ्लक्स का रेशियो निकालना है, ऐसे लिख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और क्या कर लेंगे, φ1 रेशियो φ2, पहले और दूसरे सरफेस के फ्लक्स का रेशियो बताइए। तो पहले और दूसरे के फ्लक्स का रेशियो जो है सर वो कितना है 3 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर है। समझ आ गई ये बात आपको? थ्री क्यू डिवाइडेड बाई 8q, तो q से q कट गया और ये इस तरीके से सोल्व करके आंसर आपके पास आ गया। डन। उतारें जल्दी, शाबाश। डन, उतार चुके। अगला जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, इस तरीके से एक क्यूब है, ये क्यूब गिवन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये जो है ये हमारे पास स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। इस तरीके से काम दिखा रखा है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है और इसके अंदर चार्ज जो है सर वो कितना है q, इसके अंदर भी चार्ज है और इसके अंदर चार्ज, इस स्फीयर में चार्ज कितना है q, और इस बड़े वाले स्फीयर में भी चार्ज जो है वो कितना है q के बराबर। उतारे नहीं, समझे ध्यान से। ये तीन चीजें जो है ना वो मैंने आपको दिखाई हैं। ये क्यूब है, उसके अंदर चार्ज कितना है q, ये स्फीयर है, अंदर चार्ज कितना q, वो भी स्फीयर है, उसके अंदर भी चार्ज कितना है q के बराबर। तो अगर मैं इसका फ्लक्स लिखता हूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये काम आपने करा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स बताऊंगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, q डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी फ्लक्स जो है सर वो किसके बराबर है, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अंदर चार्ज यहाँ पे कितना था q, फॉर्मूला क्या है q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी अंदर चार्ज कितना है q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी चार्ज q तो डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन। सर यहाँ पे अंदर चार्ज तीनों जगह क्या था, सेम, तो फ्लक्स भी जो आया है वो क्या आया है, सेम। जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो सर क्या बदल जाती है, शेप बदल जाती है, लेकिन हमारा फ्लक्स जो है वो फिर भी क्या रहता है, सेम। जब मैं इस वाले से इसमें जाता हूँ तो क्या बदल जाता है, साइज, फिर भी मेरा फ्लक्स जो है सर वो क्या रहता है, सेम। मतलब फ्लक्स जो है ना तो किसका फंक्शन है, शेप का, ना किसका, साइज का, वो फंक्शन है अंदर वाले चार्ज का। तीनों जगह अंदर चार्ज क्या है, सेम, तो फ्लक्स भी क्या है, सेम। तीनों फिगर बनाओ, उसके बाद नोट बना के बात लिखेंगे। उतारें जल्दी, शाबाश इस काम को। लिखें, फिर नोट बना के लिखें,
नोट बना के क्या लिखेंगे कि अगर ये फ्लक्स जो है ना तो किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे, ना किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अंदर वाले चार्ज पे। तीनों जगह अंदर चार्ज सेम था, तो अंदर से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो भी क्या है, सेम। फ्लक्स थ्रू अ बॉडी is independent of flux through a body is independent of shape and size. Flux through a body is independent of shape and size of the surface. Shape and size of the surface, but is a function of charge lying inside. बट इज अ फंक्शन ऑफ, डिपेंड करता किस पे है, चार्ज पे, डिपेंड करता किस पे नहीं है, शेप और साइज पे, ठीक है। बट इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज लाइंग इनसाइड द सरफेस, चार्ज लाइंग इनसाइड द सरफेस, ठीक है। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ भी रहे हैं, उस सवाल को पहले एक बार मैं लिखवाता हूं, फिर उसका जवाब देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन डालें, नीट में कई बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया है। चार्ज लाइंग इनसाइड, चार्ज लाइंग इनसाइड द सरफेस कह लो या इनसाइड कह लो, बस इतनी सी बात बहुत है, ठीक है। एक सवाल जो नीट के पेपर में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे, इफ गॉसियन सरफेस या इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, कई बार सवाल पूछा जा चुका है भाई। इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की स्पेलिंग लिख देता हूं, गोस लिख के और गॉसियन सरफेस, मतलब गोस थ्योरम में जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, radius of Gaussian surface is doubled, radius of Gaussian surface is doubled, radius of Gaussian surface is doubled. What is the change in electric flux is observed? What change in electric flux is observed? ठीक है, आपने Gaussian surface था, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। Gaussian surface जो है उसकी रेडियस को डबल कर दिया, गॉसियन सरफेस था, उसकी रेडियस है, और उसकी रेडियस को जो है सर वो क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब गॉसियन सरफेस की रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूं, तो मैं और आप क्या जानते हैं कि सर सरफेस की रेडियस को डबल करा तो उसका एरिया जो है, एरिया बदल जाएगा। रेडियस के डबल करने से एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है, तो एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स। एरिया कितना हो गया सर, 4 टाइम्स। एरिया 4 गुना हो गया। लेकिन अगर हम एरिया को बदलते हैं, साइज को बदलते हैं, तो क्या हमारे फ्लक्स पे कोई प्रभाव आता है, नहीं आता, ठीक है। तो आप जो है वो क्या कहेंगे, एरिया 4 गुना हो गया, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन फ्लक्स जो है सर वो क्या रहेगा, सेम। अभी उतारेंगे नहीं, ध्यान से समझेंगे चीजों को जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप में से कोई जवाब दे पाया तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से कि गॉसियन सरफेस के बारे में बात हो रही है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। गॉस थ्योरम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कल से चालू करेंगे इस टॉपिक को। मतलब कि एक सरफेस है, उसकी रेडियस को डबल कर दो, मान लो ऐसे ही कर लेते हैं, ये कोई भी सरफेस था, इसकी रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस डबल हुई तो इसका साइज बदल गया। लेकिन साइज के बदलने से क्या फ्लक्स पे कोई अंतर आता है, नहीं। फ्लक्स पहले भी कितना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स अब भी कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लिखा तो आपने कि साइज का फंक्शन नहीं है, ठीक है। काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि फ्लक्स जो है वो क्या है, फ्लक्स जो है सर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आंसर तो ठीक है सर। आपने जो है वो एक फॉर्मूला बताया है आज आते ही कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले फॉर्मूले में हमने ढूंढा किसको, रेडियस को, नहीं मिली, तो रेडियस के साथ कुछ भी कर लो, फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। मानते हो इस बात को। लेकिन सर परसों आपने एक फॉर्मूला और बताया था फ्लक्स का, और वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E a cos ऑफ थीटा। अब इसकी तरफ अगर मैं देखूं तो इसमें तो क्या लिखा हुआ है, और एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, सही है सर। अब मैं कहता हूं कि बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं, तो ये कोई जवाब थोड़ी होता है, ठीक है। सर फॉर्मूले तो फ्लक्स के दोनों ही हैं, मेरा मन है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर मैं गलती से ये फॉर्मूला लगा दूं कि एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स, तो सर आंसर तो, इससे आंसर तो क्या आ रहा है, सेम, और इससे आंसर क्या है, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, इससे आंसर कुछ और आएगा। अब मैं कहता हूं कि फॉर्मूला बेटा ऊपर वाला ही लगाना है, तो फिर तो आंसर सही है। और अगर गलती से फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, नीचे वाला, अब उस टाइम पे आप फॉर्मूला लगा कौन सा रहे हो, वो कोई आपका फंक्शन थोड़ी है, वो तो दिमाग में जो सा आएगा वो लगेगा।
अब नीचे वाले से क्या आंसर गलत आएगा आपका? नहीं आएगा। चीजों पे जवाब दें कि सर एरिया के बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन आंसर तो क्या आ रहा है? सेम। उसका जवाब क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ रखा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और मान लो स्फीयर के लिए बात करूं तो एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया? कोस थीटा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि रेडियस बढ़ाते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सर ये वाला पोर्शन तो क्या कर जाएगा? एरिया बढ़ेगा तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम। या तुम ऐसे समझ लो कि जो ये रेडियस वाला प्रभाव था ये आर स्क्वायर से क्या कट जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या कहीं पे रेडियस बची हुई है? नहीं। क्या कहीं पे एरिया बचेगा? नहीं बचेगा। तो यही फॉर्मूला जो है वो क्या कह देगा कि आंसर क्या आ गया? सेम। कि आप अकेले एरिया को मत देखो, फिर अगर एरिया बढ़ रहा है तो सर साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या भी हो रहा है? घट रहा है। ये बढ़ रहा है तो साथ में ये क्या कर रहा है? घट रहा है। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा आंसर क्या आ जाएगा? सेम। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि फ्लक्स मान लो 10 था। पहले वैल्यू कैसे थी? पहले वैल्यू थी सर ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 2, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 5। अब एरिया जो है वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दिया तो ये 5 की जगह कितना कर दिया? 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके उतना ही आंसर फिर भी कितना ही देगा आपको? 10 ही दे रहा होगा। ये बात जो है ना वो आपने समझनी है कि फ्लक्स का आंसर तो अब भी कितना ही है? 10। बेशक से एरिया बढ़ा, एरिया के बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि ये अगर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आर स्क्वायर के कैसे है? इनवर्सली। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटेंगे तो दोबारा आंसर रेडियस का कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो कि काम जो है सर वो हमने क्या कहा था। चीजें जो हैं, आपने क्या कहा कि एरिया को 4 गुना कर दो। नए वाला जो एरिया है, नए वाला एरिया क्या करना है आपने? 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन करना है। एरिया को 4 गुना करो। तो सर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं जो हमने आज पढ़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पड़ी है कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मुझे कहीं एरिया दिखानी नहीं दिखा तो मैंने क्या कह दिया? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया कह दिया। सही है इतनी बात। लेकिन सर एक फॉर्मूला कल वाला अगर मैं पढ़ूं, वो वाला फॉर्मूला तो फ्लक्स का क्या था? EA कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया और मल्टीप्लाई बाई कितना है? कोस थीटा। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। यहां पे देखूं तो सर एरिया क्या हो रहा है? 4 गुना। बेटा अगर एरिया 4 गुना होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कि अगर एरिया को किसी तरीके से 4 गुना करेगा, रेडियस में चेंज लाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे? E/4। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो E की जगह नए वाला कितना हो गया? E/4। एरिया की जगह कितना है? 4A, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? कोस थीटा। तो अब भी जो 4 से 4 जो है सर वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। जितना एरिया बढ़ेगा उतने ही फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम। कैसे कह सकते हो सर आप इस बात को? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, और वो फॉर्मूला क्या था? KQ बाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये जितना बढ़ेगा आर स्क्वायर उतना ही आर स्क्वायर क्या कर देगा? कम। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, उसका कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट। तो बेटा चाहे फॉर्मूला आप पहले वाला लगा लो, चाहे कौन सा लगा लो, दूसरे वाला, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आप खाली एरिया को नहीं लेकर चल सकते, आपको साथ में क्या भी लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वैल्यू अगर डबल हुई है तो दूसरी वैल्यू हाफ हुई है, हाफ इंटू डबल करूंगा तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आ गई ये बातें आपको? ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो बार बार सवाल यही पूछता है कि गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दो, 4 गुना कर दो, करोड़ गुना कर दो, कोई प्रभाव नहीं है। जब तक अंदर चार्ज सेम है तब तक फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ गई ये बातें आपको? ठीक है, ये वाला काम उतार चुके हो। आंसर में क्या लिखोगे? उसके आंसर में लिख लेंगे फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्लक्स जो है सर वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज्ड एज फ्लक्स थ्रू अ बॉडी, flux will remain unchanged as flux through a body is independent of area of Gaussian surface। एक फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो चार्ज इनसाइड पे डिपेंड करता है। चार्ज बदल दोगे क्या बदल जाएगा? फ्लक्स बदल जाएगा। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो है कोई सा भी लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ठीक है, फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन लिखें, अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर
a cube of side CUBE, cube of side 1 centimeter has a charge small q inside it, has a charge small q inside it. ये क्यूब है और इसके अंदर चार्ज जो है वो कितना रखा हुआ है, स्मॉल क्यू. फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फर्स्ट पार्ट लिखें, फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट ईच फेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट ईच फेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस फर्स्ट पार्ट. सेकंड लिखें, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लिखें, टू अपोजिट फेसेस. थर्ड लिखें ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से लिख दो कि हर एक कॉर्नर से कितना होगा, ठीक है. और फोर्थ लिख लें टोटल फ्लक्स, सुजीत कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, फिर ठीक है. काम जब वो क्या करना है फिर सही है, नहीं तो चार ऑप्शन देखते इनको ले थर्ड वन इज करेक्ट करके इनको चलो कोई सा इनको इसमें तो तुक्का लगा दिया ना. ये चारों पार्ट जो है बिल्कुल ठीक है, चारों पार्ट के लिए हम काम जो है वो कर रहे होंगे. आपसे चार पार्ट जो है पूछे गए हैं. तो सबसे पहले चार्ज जो है वो कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है. तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो सर टोटल फ्लक्स जो है उसका आंसर है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. पहला जो पार्ट है सर, पहले पार्ट ने क्या पूछा है, टोटल फ्लक्स पूछा है. टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट पार्ट जो है वो ओके है सर. ये फोर्थ पार्ट हो गया ना ये तो हमारा, कि टोटल फ्लक्स बताना है. टोटल फ्लक्स जो है सर वो किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सही है. अब मेरे से क्या पूछा गया है, ईच फेस. अब ईच फेस, टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6 टोटल फेस होते हैं. तो टोटल वाला पता है, टोटल वाले का 1/6 कर दूंगा. टोटल कितने हैं, 6 हैं. एक का पूछा गया तो कितना, 1/6 ऑफ टोटल. 1/6 ऑफ टोटल कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका क्या कर दिया 1/6. टोटल फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. टोटल फेस कितने बेटा, 6. एक का बताना है तो 1/6 हो जाएगा. ठीक है, छठा हिस्सा कर लेंगे. अब सेकंड जो पार्ट है उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट ने पूछा है 2 अपोजिट फेस. तो एक का आंसर पता है, कितने का बताना है, 2 का. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक वाले को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1. सिंगल वाले का कितना है, 1/6 क्यू डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट. 2 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी, 3 पे. तो आंसर कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि हमें एक फेस का पता है, एक फेस का आंसर कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. हमें ऐसे कितने फेस बताने, 2. तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. 2 अपोजिट फेस है. फिर पूछा हुआ है आपसे कॉर्नर का. कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर होते हैं. शाबाश. तो एक कॉर्नर का बताना है 1 आउट ऑफ 8, और टोटल कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. 1 आउट ऑफ 8. और ये जो काम है सर ये किसके लिए करना है आपने, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सारे क्लियर हैं कि सर अगर टोटल फ्लक्स बताऊं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. एक फेस का बताना है, टोटल 6 है तो एक का बताना है 1/6. 8 कॉर्नर हैं, एक का बताना है तो 1/8. 2 अपोजिट बताने तो 2/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है ये बातें, समझ आ रही हैं यहां तक की चीजें आपको. ये काम जो है सर वो हमने डिस्कस कर लिया, डन है ये पोर्शन. लास्ट सवाल, इसको लिख लेंगे एक बार बहुत अच्छे से. ठीक है जी, लिखेंगे. फिर अगला क्वेश्चन लिखें. एक सवाल, लास्ट सवाल लिखें. फॉर द गिवन फिगर, जी पिछले वाले पेज से उतार लीजिए. फॉर द गिवन फिगर, for the given figure, find the flux through the surface. एक फिगर दिखा रखी है और उस फिगर में आपने फ्लक्स थ्रू द सरफेस बताना है. इस तरीके से एक फेस जो है, ये सरफेस जो है वो गिवन है, ठीक है. ये 10 सेंटीमीटर ईच है. ये स्क्वायर पोर्शन दिखा रखा है. इससे किसी छोटी मोटी दूरी पे 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज पड़ा है क्यू. सुने ध्यान से,
जो वो क्लोज लूप था ना उसका मतलब समझ में आएगा, गौर करें कि काम जो है ना इस तरीके से, एक फेस है, एक सरफेस दिखा रखा है स्क्वायर साइड का, कितनी है 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज पड़ा है, कितना Q। बताओ इस फेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये आपका सवाल है। समझ आ गई बात। अब ये जो है सर हमने क्या पढ़ा है, गोस थ्योरम, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। किसके लिए है, ये तो कैसा है, ओपन है, 2D का डायग्राम है तो सर कैसा रहेगा, ओपन। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 3D में। इसकी 3D बना दूं तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज, और इस पे क्या लग जाएगी, गोस थ्योरम। तो इसको जो है वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से मान लिया कि ये जो पोर्शन है इसको अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा जो था इसके आसपास जो है वो हमने क्या बना लिया, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे तो गॉस थ्योरम लगेगी नहीं, वो तो खुले में काम हो रहा है, खुलेगा नहीं चाहिए सर, आंसर किस में चाहिए, क्लोज्ड। तो इसके आसपास जो है इस तरीके से क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। टोटल सरफेस से जो आंसर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो बस कितने का बताना था, इसका बताना था। इसका अगर आंसर बताना है तो इसका जो है ये वाला सिर्फ किसका काम कर रहा है, एक फेस का काम कर रहा है। सर क्या यहाँ पे गॉस थ्योरम लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये तो कैसा है, ओपन। तो इसको किस में कन्वर्ट करा, क्लोज में। ये साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो है ये चार्ज कितने पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे। अब ये जो फेस है जिससे आंसर निकालना था वो बस किसका काम कर रहा है, एक फेस का, एक फेस का काम कर रहा है। तो मेरा जो आंसर है फ्लक्स थ्रू ईच फेस बताना है, और एक फेस का आंसर बताना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हर एक फेस से अगर आंसर बताना है तो हर एक फेस का आंसर कितना है, 1/6 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आइए मेरी बात। यहाँ पे गॉस थ्योरम नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि ये ओपन सरफेस है। इसका क्या बनाया पहले, क्लोज। क्लोज में देखा तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो बस किसका काम कर रही है, एक फेस का। एक फेस का आंसर निकाल देंगे, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई ये बातें, ये काम आपने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे।